Welcome to Mechanical Gate Zone. My name is Rajat Gupta and today we are going to start the syllabus of fluid mechanics. So let us start the syllabus of fluid mechanics, my dear friends. देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़. ओके. सो आज ये हमारा पहला लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ fluids. So this is the first chapter which we are going to start today. तो इसकी स्टार्टिंग ही होती है फ्लूइड की डेफिनेशन से. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, दैट व्हाट इज फ्लूइड, राइट. सो अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज फ्लूइड. माय डियर, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एबिलिटी है फ्लो करने की. मीन्स अगर आप किसी भी फ्लूइड पे एक फोर्स लगाओ उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो वो जो सब्सटेंस है, वो जो फ्लूइड है, वो फ्लो कर जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात को समझिए कि फ़्लो का मतलब क्या होता है. ठीक है. फ़्लो का मतलब क्या होता है, इस बात को हमको यहाँ पे समझना है. सो लेट अस से कि ये हमारे पास है एक रिवर का बेड. सॉरी, रिवर नहीं, एक मान लीजिए आपके पास एक ये छोटा सा ओपन चैनल है. ठीक है. और यहाँ पर क्या है, इनिशियली फ्लूइड जो है इस तरीके से इस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर लाइक दिस, इस तरीके से है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लो का मतलब समझो क्या है. फ्लो का मतलब है कि इनिशियली जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया इस फ्लूइड के ऊपर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड हमने डिफाइन कर रखा है, ये इसी कंडीशन में रहेगा. मीन्स ये फ्लूइड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है. स्टैटिक कंडीशन में है. अब जैसे ही हमने इस फ्लूइड की टॉप सरफेस पे एक हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये फ्लूइड जो है वो फ्लो करने लगेगा. फ्लो, यहाँ पे देखिए कुछ जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं. एक है दैट इज फ्लो. फ्लो का ही दूसरा नाम होता है क्या, कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है. इसका मतलब ये होता है, जब आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि किसी भी सॉलिड पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है. डिपेंड करता है कि फोर्स आपने वहाँ पे टेंसाइल लगाया है या कंप्रेसिव लगाया है. टेंसाइल लगाया है तो इलोंगेट होगा, कंप्रेसिव लगाया है तो अंदर श्रिंक करेगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही आप उस लोड को हटा देंगे तो उसके अंदर टेंडेंसी होगी अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन करने की, जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है. लेकिन फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता है. फ्लूइड के केस में आपने ज़रा सा भी बस एक बार आपने shear फोर्स दे दिया, अगर आपने थोड़ा सा भी shear फोर्स इसके ऊपर लगा दिया तो ये फ्लूइड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा. और जब वो फ्लो करना शुरू कर देगा, अब आप चाहे shear फोर्स हटा लें तब भी वो जो फ्लूइड है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या करना,
एक प्लास्टिक की ट्रे लेना, एक प्लास्टिक की ट्रे लेकर के जब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रखना एक फ्लूइड का ड्रॉप, ठीक है, वाटर का एक ड्रॉप रखना, ठीक है, इस तरीके से। ये आपने क्या लिया है, प्लास्टिक का ट्रे लिया है, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ये इनिशियली, और इसके ऊपर आपने क्या रख दिया है, वाटर का एक ड्रॉप रख दिया है। अब जैसे ही आप इस प्लेट को उठा करके थोड़ा सा इंक्लाइंड करेंगे, जैसे ही आप इस प्लेट को उठा करके थोड़ा सा इंक्लाइंड करेंगे लाइक दिस, तो माय डियर यहाँ पे होगा क्या कि इस ड्रॉप के वेट के कंपोनेंट की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ये जो फ्लूइड है इसके अंदर एक्सपीरियंस होगा एक्सटर्नल शियर फोर्स, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप है ये धीरे धीरे करके नीचे खिसक के आने लगेगी। अब चाहे आप इसको दोबारा से हॉरिजॉन्टल कर दो इस प्लेट को, तब भी जो ये जो फ्लो हो चुका है ये वापस से ड्रॉप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझ में आया है? तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एबिलिटी है फ्लो होने की। फ्लो होने का मतलब ये है कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। उसका नाम ही क्या है, कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वापस से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन नहीं कर सकता है। और फ्लो कराने के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपने शेयर फोर्स कितना लगाया। हाउएवर देखो क्या होता है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एबिलिटी है फ्लो होने की, या फिर डिफॉर्म करता है कंटिन्यूसली, या फिर कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। छोटा सा छोटा भी शेयर फोर्स अगर आपने उस फ्लूइड एलिमेंट को दिया तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने शेयर फोर्स नहीं लगाया, मतलब जैसे यहाँ से हमने शेयर फोर्स को गायब कर दिया, देखो ऐसे, तो ये फ्लूइड जो है अपनी इनिशियल स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है। सो स्टैटिक फ्लूइड के लिए क्या होता है, शेयर फोर्स जो होता है वो होता है 0, एक्सटर्नल शेयर फोर्स, ठीक। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, है ना। तो फ्लूइड के अंदर माय डियर जो मेन आती हैं वो आती हैं क्या क्या, लिक्विड्स और गैसेस। सो लिक्विड्स एंड गैसेस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लूइड के क्या क्या हो सकते हैं, एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड, वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड, water is the example of fluid, mercury is the example of fluid, steam is the example of fluid, and there are so many examples that exist in the nature, okay। so फ्लूइड की डेफिनेशन के बारे में आपको पता चला। अभी हम बहुत ही इन डेप्थ में जा करके बताएंगे कि फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो उस बारे में टेंशन लेने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये दो टर्म सुनाई देंगे, डेट इज कोहेजन एंड एडेजन। कोहेजन एंड एडेजन। तो कोहेजन एंड एडेजन को समझने के लिए ये दो टर्म आपको सुनाई देंगे जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की जब स्टडी करेंगे अंदर जाकर, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि कोहेजन एंड एडेजन क्या होता है। देखिए एक्चुअल में कोहेजन और एडेजन होते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन दोनों में फर्क होता है। If we talk about the intermolecular forces of attraction between the molecules of the same nature, then it is known as cohesion, वो कहलाया जाएगा cohesion। और
अगर हम बात करते हैं द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट नेचर, ठीक है, डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एडेजन। क्या बोलते हैं? एडेजन। और कोहेजन और एडेजन डिपेंड करते हैं ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इट डिपेंड्स on the nature of the surface in contact, ठीक है। माय डियर, एक बात समझ लो कि कोई भी एलिमेंट इस दुनिया में मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ है, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, जिसको कि हम लोग दूसरा नाम होता है, जिसको कि हम लोग नाम से जानते हैं बॉन्ड के नाम से, ठीक है, बॉन्ड के नाम से। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कि बोलते हैं बॉन्ड, उससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो उसको बोलते हैं कोहेजन, और डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको बोलते हैं एडेजन। एग्जाम्पल के बात अगर हम करें तो क्या होगा कि ये है आपके पास क्या, एक ग्लास की प्लेट। ये क्या है आपके पास? एक ग्लास की प्लेट। जब आप इस ग्लास की प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, वाटर को यहाँ पे आपने फैला दिया, ठीक है, पानी आपने इस ग्लास की प्लेट के ऊपर फैला दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप वाटर को देखें तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सेम नेचर के हैं माय डियर वाटर के, तो ये जो आपस में जुड़े हुए होंगे ये किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? कोहेजन की वजह से जुड़ी, ठीक है। लेकिन माय डियर यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ग्लास प्लेट के साथ में कांटेक्ट में है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये किसकी वजह से हैं? एडेजन की वजह से, क्योंकि ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट नेचर की है, इसलिए इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एडेजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये जो कोहेजन और एडेजन है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसी प्लेट को अगर मैं इसी ग्लास प्लेट को रिप्लेस कर देता हूं प्लास्टिक की प्लेट से, इसी ग्लास प्लेट को मैं रिप्लेस कर देता हूं क्या? प्लास्टिक की प्लेट से, और मैं फिर से कहता हूं कि आप इस प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर पानी डाल दीजिए, तो जो पानी होगा वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस प्लेट के ऊपर जमा होगा। ये क्यों होगा ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस इस बात को समझ लीजिए कि ग्लास की प्लेट के ऊपर जो पानी है वो ग्लास की प्लेट पे पूरा फैल जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मीन्स यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। मीन्स एडेजन ज़्यादा है, कोहेजन कम है, इसीलिए जो पानी है ग्लास की प्लेट के ऊपर ये बढ़िया तरीके से फैल जाता है। लेकिन प्लास्टिक प्लेट में क्या होता है, जो कोहेजन है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू द एडेजन बिटवीन द प्लास्टिक प्लेट एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स।
जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेता है। इसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मकसद था यहाँ पे कोहेजन और एडेजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना, ठीक है, ये बात समझ में आई। सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम नेचर इज नोन एज कोहेजन एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट नेचर इज नोन एज एडेजन। और हमने ये भी देख लिया कि जो कोहेजन और एडेजन है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेजन ज़्यादा है, एडेजन इज मोर ऑन द ग्लास प्लेट व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन इट, और प्लास्टिक की प्लेट में क्या है, कोहेजन ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड्स एंड द फ्लूइड्स। सॉलिड और फ्लूइड में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक दूसरे को उनसे डिफर बनाती हैं, ठीक है, इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड्स and fluids। डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आप समझें। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अलग अलग कंपैरिजन करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ एक सॉलिड का, ठीक है, ये मैंने एक एलिमेंट लिया, सॉरी, ये है हमारे पास क्या, एक सॉलिड ब्लॉक, ठीक, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, सॉलिड ब्लॉक। इस सॉलिड ब्लॉक के ऊपर जब हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाई, एक्सटर्नल टेंजेंशियल स्ट्रेस जब हमने इस सॉलिड ब्लॉक के ऊपर लगाई, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टडी से आप 110% ये इस बात से एग्री होंगे कि इसके अंदर एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस तरीके से। एंड लेट अस से कि दिस इज द डिफॉर्मेशन दैट इज थीटा, ठीक, इस बात को आप मानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अगर आपने पढ़ रखी है तो। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हुक्स लॉ के बारे में। सो इफ यू टॉक अबाउट द हुक्स लॉ, देन द stress acting on the body is directly proportional to the strain produced in the body, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे जो एक इलास्टिक कांस्टेंट आएगा, और उस इलास्टिक कांस्टेंट का नाम है क्या, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये समझ में आया, क्लियर बात है। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। सो इन सॉलिड्स जब आप क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सॉलिड पे लगाते हैं, तो जो डिफॉर्मेशन होता है वो होता है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स फॉर अ गिवन स्ट्रेस देयर विल बी अ गिवन स्ट्रेन, ओके। सो इन सॉलिड्स द डिफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, that is for a given stress there is a given strain, so this strain is not going to change with respect to time, ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। हालांकि जैसे ही आप यहाँ से शियर स्ट्रेस को हटा लेंगे, जैसे ही आप यहाँ से शियर स्ट्रेस को हटा लेंगे, एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस को, तो इस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी की वजह से ये अपनी इनिशियल स्टेट को अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी बॉडी की। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, ठीक है।
तो हमने क्या यहाँ पे क्या डिस्कस किया, इन सॉलिड्स द डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ऑन द रिमूवल ऑफ लोड द सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, क्लियर, ड्यू टू इलास्टिसिटी। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है, फ्लूइड्स के बारे में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्लो कैसे होता है, ठीक है, फ्लो, फ्लूइड्स के अंदर फ्लो कैसे पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टडी को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्लूइड्स के बारे में बातचीत, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा एकदम दिमाग खोल करके। अच्छा, एक बात का और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितना ज़्यादा आप shear स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस सॉलिड ब्लॉक के अंदर। हाउएवर किसी पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होगा कि इसके अंदर फेलियर आ जाएगा, वो खैर हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा किसी गिवन लिमिट के अंदर जितना ज़्यादा आप shear फोर्स बढ़ाते जाएंगे, shear फोर्स नहीं कोई सा भी फोर्स हो सॉलिड के ऊपर बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने एक्सटर्नल कितना फोर्स लगाया है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ सॉलिड्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फ्लूइड्स के बारे में। अब फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन को डिफाइन करेंगे और उस कंडीशन का नाम है माय डियर नो स्लिप कंडीशन। क्या है वो? नो स्लिप कंडीशन। तो इस कंडीशन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। नो स्लिप कंडीशन का दूसरा जो नाम है वो क्या है? मैक्सवेलियन कंडीशन। ठीक है, ये है। ये कंडीशन क्या कहती है, इस बात को यहां पे हम समझते हैं। लेट अस से कि हमारे पास ये एक सॉलिड बाउंड्री है, ये है हमारे पास क्या? बाउंड्री। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है ये रेस्ट की कंडीशन में है, मीन्स ये बाउंड्री मूव नहीं कर रही है, ठीक है। ये बाउंड्री मूव नहीं कर रही है। लेट अस से कि इस बाउंड्री के ऊपर से होकर, लेट अस से कि यहाँ से कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, मीन्स यही हमारे पास यहाँ पे जो फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। जो फ्लूइड्स है इन द फॉर्म ऑफ लेयर, ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और जो इसकी इनिशियल ये जो वेलोसिटी का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, ये है क्या? u सबस्क्रिप्ट में इन्फिनिटी, मीन्स इसे हम बोलते हैं क्या? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। अब ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम विस्कोसिटी के अंदर इन डेप्थ जाएंगे तब। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नो स्लिप कंडीशन को, ठीक है, नो स्लिप कंडीशन के बारे में। तो लेट अस से कि ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड है ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से मूव कर रहा था आगे की तरफ,
और जैसे ही ये आगे की तरफ मूव कर रहा था तो इसके रास्ते में ये एक बाउंड्री आ गई जो कि रेस्ट की कंडीशन में थी। सबसे पहली बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी फ्लूइड की जो कि ये मूव कर रही है, मीन्स ये वाली जो फ्लूइड लेयर होगी, लेट अस से ये जो हमारी ए लेयर है, ए डैश जो लेयर है, जब ये वो लेयर है फ्लूइड की जो कि बाउंड्री के बिल्कुल एडजेसेंट होगी, ठीक है, बाउंड्री के बिल्कुल एडजेसेंट होगी, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये फ्लूइड लेयर जो कि बिल्कुल बॉटम मोस्ट वाली है, डेट इज ए डैश विच इज एडजेसेंट टू द बाउंड्री, जैसे ही ये इस बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर लगने वाला जो ड्रैग है वो इतना ज़्यादा होगा कि ये जो फ्लूइड लेयर है बिल्कुल एडजेसेंट टू द प्लेट वो अचीव कर लेगी वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट को अचीव कर लेगी, ठीक है। मीन्स ये जो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे, जो मतलब जो ये फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, लेट अस से दिस आर द फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, ये वो लेयर है जो कि एडजेसेंट टू द सॉलिड बाउंड्री है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ये प्लेट की वेलोसिटी को अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने तो जो बाउंड्री है ये रेस्ट में ली है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने यहाँ पे रेस्ट में ली है, लेकिन हो सकता है कि ये बाउंड्री क्या है, मूव भी करे, हो सकता है कि बाउंड्री क्या हो, खुद मूव कर रही हो, तो इसलिए मैंने जनरलाइज टर्म वेलोसिटी ऑफ प्लेट मेंशन किया है। सो due to the viscous drag, due to the viscous force at the boundary is very high, so the fluid layer which is in contact with the boundary will achieve the velocity with whose magnitude is equal to the velocity of the boundary. However, if the boundary is at rest, अगर बाउंड्री रेस्ट में है तो ये वाली फ्लूइड लेयर जो कि एडजेसेंट होगी टू द सॉलिड बाउंड्री, उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी माय डियर, जीरो हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, रिलेटिव रेस्ट, ठीक है। मतलब प्लेट के रेस्पेक्ट में ये वाली जो फ्लूइड लेयर है ये रेस्ट में रहनी चाहिए, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो between the boundary and the fluid layer which is adjacent to the boundary, ठीक है। So according to the no slip condition, the molecule which is contact with the boundary will stick to the boundary, ये बाउंड्री से चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्कस फोर्स जो होते हैं बाउंड्री पे, जो ड्रैग फोर्स होता है बहुत ज़्यादा। अगर बाउंड्री मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो ये वाली जो फ्लूइड लेयर होगी वो भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जिस वेलोसिटी से बाउंड्री मूव कर रही है। अगर बाउंड्री रेस्ट में है तो सबसे पास वाली जो लेयर होगी जो कि इसके कॉन्टेक्ट में होगी, इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो। और इसी को क्या कहते हैं, नो स्लिप कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, नो स्लिप कंडीशन। अभी यहाँ पे आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आए होंगे। सबसे पहला तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसी वेलोसिटी है। अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे माय डियर तब आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सॉलिड के बारे में तो बता दिया कि सॉलिड में डिफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अभी हमने फ्लूइड के डिफॉर्मेशन की बात नहीं की है, तो उसको बताने से पहले इस कंडीशन के बारे में, डेट इज़ नो स्लिप कंडीशन के बारे में बताना ज़रूरी था। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि फ्लूइड के अंदर फ्लो कैसे होता है। ठीक है, फ्लूइड के अंदर फ्लो कैसे होता है। तो लेट अस स्टार्ट दैट। देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्लूइड के अंदर फ्लो कैसे होता है उसके बारे में। तो
लेट अस से कि ये है हमारे पास क्या, एक सॉलिड बाउंड्री लाइक दिस, इस तरीके से। ये क्या है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल क्लियर बनने चाहिए फिगर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि इस बाउंड्री के ऊपर फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड, ठीक है। मैं बहुत ही हल्के हल्के मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी डिटेलिंग करनी है आगे जाके, तो फिगर थोड़ा साफ साफ बनना चाहिए, इसलिए बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हैं फ्लूइड के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये है हमारे पास यहाँ पे क्या, फ्लूइड बाउंड्री के ऊपर जो कि है फिक्स्ड, और ये चारों इसके ऊपर जो होगा ये होगा क्या, एयर, ठीक है। ये क्या है, एयर। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये फ्लूइड की जो टॉप मोस्ट लेयर है और जो एयर का इंटरफेस है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर इस तरीके से साइन दिखाते हैं। ये जो साइन दिखाया जाता है ये डिनोट करता है किसको, फ्री सरफेस को। फ्री सरफेस क्या होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस फ्लूइड की टॉप मोस्ट लेयर पे एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस लगाया जाए तो इस फ्लूइड के अंदर फ्लो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, यहाँ पे इंटरफेस है, द इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड लिक्विड, इसको हमने कहा है फ्री सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, ध्यान से देखना, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे शुरू हो रही है, और लेट अस मेक इट मोर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सो मेरे को यहाँ पे क्या करने दीजिए, थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, ये फ्लूइड को दिखाते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। तो मैं पानी को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नीले रंग का पानी, देखो ये है यहाँ पे वाटर। अब ये यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको वाटर दिखाया ब्लू कलर से, ओहो ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक। मैंने क्या किया, इस पानी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों लाखों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे इस पानी के अंदर। मैंने कोई भी 4 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे एक ही लाइन में कंसीडर की, और वो कैसे किए, यहाँ देखिए। लेट अस कंसीडर दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, let us consider another molecule of this water here, let us consider another molecule of the water here, and let us consider another molecule of the water at the boundary, इस तरीके से। सो यहाँ पे अब हम नेमिंग भी कर देते हैं कि let us say this is the molecule number A, this is molecule number B, this is molecule number C and this is molecule number D, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टडी के फ्लो किस तरीके से होता है। जब हम इस
फ्लूइड की इंटरफेस पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मीन्स हमको एक एक्सटर्नल शीयर स्ट्रेस लगानी है, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई एक्सटर्नल शीयर फोर्स इन दिस डायरेक्शन। शीयर फोर्स कौन सा है? ये एक्सटर्नल शीयर फोर्स है। ये जो इनिशियल कंडीशन थी दैट इज ये थी t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे। मतलब जब हमने शीयर फोर्स नहीं लगाया था तो जो मॉलिक्यूल्स थे उनका जो पिक्चर था वो इस तरीके से था जैसे कि दिखाया है ABCD, ठीक है। यहाँ पे आप कितना भी शीयर फोर्स लगा लो, अभी हमने बताया था कि बाउंड्री के कांटेक्ट में जो फ्लूइड लेयर होगी, बाउंड्री के कांटेक्ट में जो फ्लूइड लेयर होगी उसके मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो होगी उतनी ही जितनी की बाउंड्री की वेलोसिटी है। क्योंकि इस केस में बाउंड्री क्या है? फिक्स्ड। तो जो बॉटम मोस्ट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बॉटम मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नो स्लिप कंडीशन की वजह से क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। सो द मॉलिक्यूल A विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा क्या? नो स्लिप कंडीशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से, ठीक है। So the molecule in the contact with the boundary and the boundary is at rest. So due to no slip condition, it will not move. ठीक। When external shear force is applied at the free surface, देखो ये जो free surface है इस पे हमने external shear force अप्लाई किया है, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल shear force इस फ्री सरफेस के ऊपर लगाएंगे तो जो मॉलिक्यूल नंबर D है, ये जो मॉलिक्यूल नंबर D है, ये कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। जैसे ही हमने शेयर फोर्स लगाया तो मान लो कि अब हम T1 टाइम बाद जब हम T1 टाइम बाद देखेंगे तो मान लो कि जो मॉलिक्यूल नंबर D है वो यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया, लाइक दिस, ठीक है। अब भाई हमने शेयर फोर्स जो लगाया था एक्सटर्नल, वो लगाया था टॉप मोस्ट लेयर में, लेकिन जिसकी वजह से D के अंदर फ्लो हो गया, ठीक है। जो D वाला मॉलिक्यूल था ये फ्लो कर गया, मतलब ऊपर की पूरी लेयर फ्लो कर गई आगे की तरफ। तो बात आती है कि ये C वाला कैसे मूव करेगा। तो माय डियर, यहाँ पे D और C दो मॉलिक्यूल्स हैं सेम नेचर के, डेट इज़ वाटर के। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा अट्रैक्शन का, जिसको बोलते हैं क्या? कोहेजन। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड विद बॉन्ड्स। D और C के बीच में क्या होंगे? बॉन्ड्स होंगे। जब D और C के बीच में बॉन्ड्स होंगे और जब D आगे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है C भी आगे की तरफ खिसकेगा, C भी आगे की तरफ खिसकेगा। तो मान लो C खिसक करके यहाँ आ गया, ठीक है। C खिसक करके यहाँ आ गया। इसी तरीके से माय डियर C और B के बीच में बॉन्ड्स होंगे तो क्या होगा? जब C आगे खिसकेगा तो B भी थोड़ा सा आगे खिसकेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? B आगे खिसका, A जो है वो है बॉटम मोस्ट लेयर के मॉलिक्यूल, और नो स्लिप कंडीशन की वजह से उनकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी विद वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री। मीन्स in this case if boundary is fixed, so the molecules which is in contact with the boundary will also have the zero velocity, ठीक है। तो B क्या करेगा? A को खींचने की कोशिश करेगा ड्यू टू व बॉन्डिंग, लेकिन खींच नहीं पाएगा। मीन्स A जो है अपनी इसी पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है। सो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। तो
तो अगर मैं T1 टाइम पे अगर आपको मैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, T2 टाइम बाद ये मॉलिक्यूल कुछ यहाँ खिसक जाएगा, C वाला मॉलिक्यूल थोड़ा आगे आ जाएगा, B वाला मॉलिक्यूल थोड़ा और आगे आ जाएगा, लेकिन A वाला मॉलिक्यूल यहीं रहेगा। तो ये थोड़ा और आगे खिसक जाएंगे इस तरीके से। ये बात आपको समझ में आई। इसी तरीके से माय डियर T2 टाइम हो गया, T3 टाइम बाद देखना ये कुछ आपको इस तरीके की पिक्चर आपको देखती हुई मिलेगी। ठीक है, सो आप यहाँ पे समझो, द मॉलिक्यूल विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द बाउंड्री एंड बाउंड्री इज एट रेस्ट, सो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन इट विल नॉट मूव। ठीक है, ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है ये मूव नहीं करेगा। व्हेन एक्सटर्नल शेयर फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री सरफेस, जब हम फ्री सरफेस पे एक्सटर्नल शेयर फोर्स लगाएंगे तो जो मॉलिक्यूल नंबर डी है वो चला जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डी और सी के बीच में बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से सी भी आगे जाएगा, सी और बी के बीच में बॉन्डिंग थी तो बी भी आगे जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बात को यहाँ पे समझना, नो स्लिप कंडीशन की वजह से ए आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी और ए के बीच में बॉन्डिंग होगी, बी आगे जा रहा है, ए आगे नहीं जाना चाहता, तो क्या करेगा, ए बी को पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस बात को यहाँ पे समझो, ये बी आगे जाना चाहेगा, ए आगे नहीं जा सकता, बी और ए के बीच में बॉन्डिंग है, तो ए क्या करेगा, बी को खींचेगा। ठीक है, सो दो ए विल पुल बी एंड ट्राई टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी ड्यू टू द, ठीक है, समझ में आई। सो जितनी वेलोसिटी से बी जाएगा उतने से ए इसको जाने नहीं देगा, मतलब ए इसको पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, तो ऐसा ही इफेक्ट आपको जब आप अभी हमने जब आपको फ्लो के बारे में बताया था तब हम डी से होते हुए ए पे आए थे। अब आप वापस से देखो ए की तरफ से होते हुए डी पे जाओ तो देखो क्या होगा, बी, सो ए जो है बी को अपनी तरफ खींच रहा है, इसी तरीके से माय डियर बी भी सी को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सी, ये इनके बीच में ना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले फ्लो इनके अंदर एस्टेब्लिश हो गया, फ्लो एस्टेब्लिश हो गया एक्सटर्नल शेयर फोर्स की वजह से। अब ये जो फ्लूइड है ये डायनेमिक कंडीशन में आ गया। अब जब ये जो फ्लूइड है ये डायनेमिक कंडीशन में आ गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फ्लूइड डायनेमिक कंडीशन के अंदर आ गया, मतलब ये जो फ्लूइड है ये मूव करना शुरू कर दिया है, तो इसकी फ्लूइड लेयर्स के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए क्या करेगा, बी को आगे जाने से रोकेगा। ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग है ना भाई, यहाँ पे देखो बॉन्डिंग है इनके बीच में, तो ए तो यहाँ यहीं पे फिक्स है तो ये बी को आगे जाने से रोकेगा। इसी तरीके से सी जो है बी जो है वो सी को आगे जाने से रोकेगा। तो आप देख रहे हो फ्लूइड लेयर्स के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है जैसे ही फ्लूइड मोशन में आया है। तो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लूइड एलिमेंट था T1 टाइम में जो डिफॉर्मेशन था वो ये था θ1, T2 टाइम में ये जो डिफॉर्मेशन था ये हो गया θ2, और T3 टाइम में जो डिफॉर्मेशन था ये हो गया θ3। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफॉर्मेशन है एक्सटर्नल शीयर फोर्स लगाने के बाद टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इन केस ऑफ फ्लूइड्स the deformation depends on the time. Okay, that's why it is known as continuous plastic deformation, continuous plastic deformation. ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पे देखो क्या हुआ, लेटस से कि बाउंड्री से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस है लेटस से वो क्या है, y के टर्म्स में मेजर हो रही है। अब जाहिर सी बात है जैसे ही आपने शेयर फोर्स इसमें अंदर दिया स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर मोशन जनरेट हुआ, अब जैसे ही ये डायनेमिक कंडीशन में आया तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स फ्लूइड लेयर्स के बीच में वो बनना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हर फ्लूइड लेयर
डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। मीन्स ये वाली जो फ्लूइड लेयर होगी इसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, ये वाली जो फ्लूइड लेयर होगी इसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, ये वाली जो फ्लूइड लेयर होगी इसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, और ये वाली फ्लूइड लेयर तो मूव करेगी ही नहीं जो बाउंड्री के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब ये है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे फ्लूइड लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही शानदार इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय du by dy। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होता है किसी भी फ्लूइड के अंदर। ठीक, अभी जब हम विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे तब और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द वेलोसिटी ग्रेडियंट नॉर्मल टू द बाउंड्री कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड दिस velocity gradient is proportional this velocity gradient is proportional to the rate of change of angular deformation। ये जो velocity gradient है that is du by dy where u is the velocity and y is the this distance from the boundary, ये proportional होगा किसके? the rate of angular deformation that is d theta by dt। रेट यानी कि एंगुलर डिफॉर्मेशन किस रेट से चेंज हो रहा है इसको हम मैथमेटिकली आगे चल के प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, आई होप। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसको एक बार समराइज कर लेते हैं सॉलिड्स और फ्लूइड्स के केस में। ठीक है, सॉलिड के केस में हमने देखा था कि जो डिफॉर्मेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। मतलब फॉर अ गिवन शियर स्ट्रेस फॉर अ गिवन स्ट्रेस देयर इज अ गिवन स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल लोड उस पर लगाओगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो डिफॉर्मेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। हाउएवर इन केस ऑफ फ्लूइड्स डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मीन्स जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यही बताता है कि फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि डिफॉर्मेशन किस रेट से हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिफॉर्मेशन। कितना डिफॉर्मेशन हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल शियर फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे सॉलिड के अंदर तो इलास्टिसिटी की वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन सॉरी फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं है। द फ्लूइड विल नेवर ट्राई टू रिगेन इट्स शेप। इसी का नाम होता है क्या? इसी का नाम होता है क्या? कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि फ्लूइड विल नॉट शो रेजिस्टेंस टू शियर अंडर स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है, देखो वापस से यहाँ वाली डायग्राम में आ जाओ। फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो वो एक्सटर्नल शियर फोर्स के लिए कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, और जैसे ही आप शियर फोर्स उस फ्लूइड के ऊपर लगा देंगे वो फ्लूइड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये आ गया डायनेमिक कंडीशन में। अब जैसे ही ये डायनेमिक कंडीशन में आ जाएगा तो ये फ्लूइड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको के नाम देते हैं हम क्या? विस्कोसिटी।
जैसे ही ये फ्लूइड डायनेमिक कंडीशन में आ गया, मतलब फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो इसके अंदर shear, बट इट विल शो रेजिस्टेंस टू shear अंडर द डायनेमिक कंडीशन। ठीक है, तो shear को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी ये दिखाएगा डायनेमिक कंडीशन में ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज विस्कोसिटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या विस्कोसिटी स्टैटिक फ्लूइड की ज़ीरो होती है, तो क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड विस्कोसिटी इज ज़ीरो, ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना विस्कोसिटी जो होती है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी यानी फ्लूइड की स्टेट को डिफाइन करती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी चाहे फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में हो चाहे डायनेमिक कंडीशन में हो, विस्कोसिटी हमेशा फ्लूइड की कुछ ना कुछ रहेगी। लेकिन विस्कोसिटी का इफेक्ट तभी दिखाई देगा जब जो फ्लूइड है वो डायनेमिक कंडीशन में होगा, मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तब विस्कोसिटी के इफेक्ट उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। दैट इज fluid will not show resistance to the shear under the static condition, but it will show the resistance to shear under the dynamic condition due to this property that is viscosity। ठीक है, तो सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच का आपने यहाँ पे डिफरेंस आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एक और चीज, देखो सॉलिड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाओ, चाहे आप उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाओ, चाहे आप उस पर शियर फोर्स लगाओ, अप टू अ सर्टेन लिमिट वो हर तरीके के लोड को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, हर तरीके के लोड को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी रखता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। मीन्स अगर हम प्लास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट की बात करें, चाहे आप टेंजेंशियल, देखो जैसे ये कोई सॉलिड बार है, ठीक है, ये कोई सॉलिड बार है, इलास्टिक लिमिट के अंदर आप चाहे कैसा भी फोर्स लगा लो, चाहे आप इसको इलोंगेट कर लो, चाहे आप इसको कंप्रेस कर लो, चाहे आप इस पर शेयर फोर्स लगा लो, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये इनको रेजिस्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, सॉलिड्स। हाउएवर फ्लूइड के केस में क्या होता है, फ्लूइड के केस में क्या होता है इसकी बात यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, सबसे पहली बात। सो अगर हम बात करें फ्लूइड्स की, अगर हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, तो सबसे पहली बात इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं होती है। समझ में आया? टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी फ्लूइड एलिमेंट पे आप टेंसाइल फोर्स लगाओ तो इसके अंदर क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ये इसको अपोज नहीं कर सकता। ठीक है, अपोज नहीं कर सकता टेंसाइल फोर्स को। सॉलिड्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है। सो द फ्लूइड्स हैज नो टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाउएवर अगर फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखा है, अगर फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा हुआ है, लेट अस से ये एक हमारे पास कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, फ्लूइड रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस फ्लूइड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे और जब ये फ्लूइड एक कंटेनर में रखा है तो ये इस कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करेगा। सो फ्लूइड कैन रेजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्स ओनली व्हेन इट इज केप्ट इन अ कंटेनर। ठीक है, किसी कंटेनर में आपने फ्लूइड को रखा है, उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, तो फ्लूइड के अंदर टेंडेंसी है कि ये इस कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करेगा, और वहीं से जनरेट होता है एक टर्म डेट इज बल्क मॉड्यूलस, जो कि अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, इस बात को आप यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शियर फोर्स की, तो
When subjected to the shear force, fluid shows no resistance to shear under static condition। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल shear फोर्स इज अप्लाइड। जब तक आप shear फोर्स लगाते रहेंगे तब तक वो फ्लो करता रहेगा, और जैसे ही वो फ्लो करता रहा, अब देखो जैसे आपने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे आपने shear फोर्स लगाना शुरू किया और T3 तक लगाया, T3 तक लगाया, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप यहाँ पे shear फोर्स को हटा देंगे तो ये D मॉलिक्यूल वापस से इधर आ जाएगा या C मॉलिक्यूल वापस से इधर आ जाएगा ना। इसी को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो व्हेन सब्जेक्टेड टू द shear फोर्स, fluid shows no resistance to shear under the static condition and continuous deformation it will deform continuously as long as the external shear force is applied। तो आई होप आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये डिस्कशन किया कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, और फ्लूइड का फ्लो किस तरीके से होता है। फ्लूइड का फ्लो जब स्टार्ट हो जाता है, मीन्स फ्लूइड के अंदर जब डायनेमिक कंडीशन आ जाता है तो क्या होगा, इसके अंदर इंटरनली shear को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है ड्यू टू विस्कोसिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जिस तरीके से आप यहाँ पे देखो स्पेसिफिक लिमिट्स में, जब आप सॉलिड्स के अंदर फोर्स बढ़ाते जाओगे तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही आप फ्लूइड के ऊपर shear फोर्स बढ़ाते चले जाओगे, मीन्स shear स्ट्रेस बढ़ाते चले जाओगे फ्लूइड के ऊपर, तो जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो भी बढ़ता चला जाएगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जो फ्लो है वो डिपेंड करता है कि कितना आपने shear फोर्स लगाया है। जितना ज़्यादा shear फोर्स लगाओगे फ्लो उतनी ही तेज़ी से होगा, फ्लो उतनी ही तेज़ी से होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक और टॉपिक है आज के लेक्चर में जिसका नाम है क्या, कंसेप्ट ऑफ कंटिनम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कंटिनम। बहुत ही ये जो है प्रैक्टिकल इसका डिस्कशन, मतलब इसके जो रिजल्ट्स थे वो प्रैक्टिकल से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिनम क्या होता है, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि क्वेश्चन जब आप यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में सॉल्व करोगे तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट अस से वाटर एक फ्लूइड है और उसकी क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर मीन्स जैसे ये कोई एक आपके पास क्या है, कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है माय डियर, वाटर फिल्ड है जिसका जो वॉल्यूम गिवन है वो है क्या, 2 लीटर। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे कि ये जो वाटर फिल्ड है 2 लीटर है, लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे, जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे इस वाटर को, इस 2 लीटर वाटर को, तो माय डियर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको वॉइड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कोई बोलता है ना कि 2 लीटर पानी में 100 ग्राम शुगर मिक्स कर दो, तो जो शुगर जो मिक्स हो रही है वो इस वॉइड्स में जाके सेटल हो जाती है। वो जो शुगर आप इसमें ऐड करते हो वाटर में, वो जाती कहाँ है, वो चली जाती है इन वॉइड्स के बीच में। जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में जो वॉइड्स होते हैं उसमें शुगर सेटल हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि सारे वॉइड्स शुगर से भर जाते हैं, फिर आप उसमें फर्दर शुगर ऐड करोगे तो शुगर ऐड नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं सैचुरेशन लिमिट। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेशन लिमिट। तो यहाँ पे आप एक बात को समझो कि मैं जो यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई बोलता है 2 लीटर ऑफ वाटर, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में माय डियर एक वॉइड होगा, 100% वॉइड होगा।
तो यहाँ पे हमारी स्टडी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। तो कंटिन्यूम का कंसेप्ट ही इसीलिए पिक्चर में आया, और ये कंटिन्यूम का कंसेप्ट क्या कहता है कि हम मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम मान करके चलते हैं कि वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विदाउट एनी वॉइड्स इन अ गिवन स्पेस। जैसे मतलब कहने का ये है कि ये मान करके चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, ये एक एजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, किसी भी मैटर में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉइड्स रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम जो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये, कि यहाँ पे हम ये मान करके चलते हैं कंटिन्यूम ऑफ कंसेप्ट के अंदर कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच, किसी भी मैटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो वॉइड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, और पूरे गिवन स्पेस में जो मैटर है वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी गिवन स्पेस में। तो 2 लीटर ऑफ वाटर का मतलब है कि 2 लीटर ऑफ वाटर मतलब पूरा का पूरा 2 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे आप इस बात को समझो कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, कंटिन्यूम, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल हो जाता है, अगर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल हो जाता है तो हम फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग नहीं लिख सकते एज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल्स। इस बात को यहाँ पे आप समझें। इफ द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल्स then we cannot write the fluid properties as a continuous function of space variables। space variables यानी मान लो यहाँ पे voids इसके अंदर प्रेजेंट रहती, ठीक है, जब आप बोलते हो ना कि डेंसिटी ऑफ द वाटर इज लेट अस से 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये क्या है, आप इस वाटर की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हो। और जब आप लिखते हो इस तरीके से द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये हो जाता है माय डियर कि 1 मीटर क्यूब में माय डियर 1000 kg ऑफ वाटर प्रेजेंट है। और ऐसा आप तभी बोल पाते हो जब आपका कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड होता है। अगर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल हो जाता है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब थ्रू आउट दिस वॉल्यूम, थ्रू आउट दिस अमाउंट ऑफ दिस वाटर, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे आप समझिए। इट इज एज्यूम्ड इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर डोमिनेटिंग ओवर द वॉइड्स, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में क्या होता है, हम ये मान करके चलते हैं कि जो वॉइड्स हैं वो हैं बहुत कम इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और वॉइड्स जो हैं बहुत कम। इसीलिए हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के एजम्पशन को वैलिड मान सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को, कंसेप्ट को हम वैलिड मान सकते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टडी से एक नंबर डिफाइन हुआ था जिसको बोलते हैं नड्सन नंबर। नड्सन नंबर, ये जो नड्सन नंबर था इसको हम लोग kn से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रैक्टिकली डिफाइन हुआ था डेट इज लैम्डा अपॉन एल से, वेयर लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ एंड एल इज द सिस्टम डायमेंशंस, ठीक है, सिस्टम डायमेंशंस। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए थे, उनकी स्टडी से एक ये नंबर का जन्म हुआ डेट इज नड्सन नंबर, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को तभी वैलिड माना गया
जब नड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम थी। नड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 होने का मतलब ये है कि किसी सिस्टम में जो मीन फ्री पाथ है वो है बहुत छोटा इन कंपैरिजन टू द सिस्टम डायमेंशंस, इन कंपैरिजन टू द सिस्टम डायमेंशंस। ठीक है, इस बात को यहाँ पे आप समझो। इफ मीन फ्री पाथ इज मच लेस देन द सिस्टम डायमेंशंस देन कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। नड्सन नंबर ये एक जनरलाइज्ड है, डेट इज इफ नड्सन नंबर इज 0.01 से लेस, इफ नड्सन नंबर इज 0.01 से लेस देन वी कैन एज्यूम दैट कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। अब इस बात को आप यहाँ पे समझो कि मीन फ्री पाथ और सिस्टम ऑफ डायमेंशन से क्या लेना देना है। ठीक है, सपोज करो कि ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है लाइक दिस। सपोज करो कि ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है इस तरीके से। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर गैस के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। तो ये जो है डेट इज दिस L, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस सिस्टम की डायमेंशन को। ठीक है, इस सिस्टम की डायमेंशन को। लेट अस सपोज कि देयर आर 2 गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं गैस के, और मैं उनको थोड़ा बहुत और इस तरीके से हैं कि उन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी सिस्टम की डायमेंशन फॉर्म हो जा रही है। मैं आपको बस एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये मीन फ्री पाथ और सिस्टम डायमेंशन का मतलब क्या है। ये जो हमारे पास एक बॉक्स है, इसका हमने डायमेंशन डिफाइन कर दिया L, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिस्टम की डायमेंशन को। और इस बॉक्स के अंदर, ये जो क्लोज्ड बॉक्स है, इसके अंदर गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, डेट इज दिस वन एंड दिस वन, ये वाला और ये वाला। और ये इस तरीके से हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स जैसे ही इस बॉक्स के अंदर आए तो इनके एंड टू एंड जोड़ने पे हमको क्या मिल गया, सिस्टम का डायमेंशन मिल गया। तो माय डियर, आप इस बात को समझो कि ये जो 2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस क्या है, फ्लूइड है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो 2 मॉलिक्यूल कवर करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अब इस केस में जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप इस केस को यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के टकराने की संभावना बिल्कुल 0 है। मतलब ये दोनों इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ये कह लीजिए कि सिस्टम की डायमेंशन इतनी छोटी है कि इस सिस्टम के अंदर ये 2 मॉलिक्यूल्स हिल भी नहीं सकते, मीन्स तो कोलिजन तो दूर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीन फ्री पाथ हमने ऑलमोस्ट 0 कर दिया। जब कोलिजन ही नहीं हो रहा है तो मीन फ्री पाथ तो वैसे ही 0 है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नड्सन नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, नड्सन नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हम तो 0.01 से नीचे वाले को भी हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड मान रहे हैं। ये तो नड्सन नंबर 0 है, 0.01 से बहुत कम है। ठीक है, 0.01 बड़ा है 0 से ना, तो यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है। अब यहाँ पे सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के, अगर ये साइज़ में छोटे होते, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं साइज़ में अगर छोटे होते तो क्या होता कि इनके अंदर कोलिजन पॉसिबल होता। कोलिजन पॉसिबल होता तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो 2 मॉलिक्यूल्स ने डिस्टेंस कवर किया वो कुछ ना कुछ लैम्डा डिस्टेंस कवर कर दे। और इन कंपैरिजन टू द सिस्टम डायमेंशंस की जब हम यहाँ पे बात करते तो यहाँ से कुछ ना कुछ नड्सन नंबर आता। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब मीन फ्री पाथ सिस्टम की डायमेंशन से बहुत ही छोटा होता है तब वहाँ पे नड्सन नंबर की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है।
इन जनरलाइज्ड टर्म जब नड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से छोटी होगी तब हम ये मान करके चलते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो क्या है, वैलिड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉइड्स हैं ये बहुत कम हैं, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया कि आपने मॉलिक्यूल्स जो थे गैस के वो छोटे कर दिए, या फिर आप ये कह लो कि आपने सिस्टम की डायमेंशन को बड़ा कर दिया। जब आपने सिस्टम की डायमेंशन को बड़ा कर दिया तो इनके अंदर कोलिजन की टेंडेंसी हो गई। अब जैसे जैसे सिस्टम का डायमेंशन बड़ा करते जाओगे, या फिर आप ये कह लो कि इन ए गिवन स्पेस जब डेंसिटी जो होगी गैस की वो कम होती जाएगी, मतलब गैस जो होगी रेयर होती जाएगी। देखो दो टर्म होते हैं ना, डेंस और रेयर। डेंस का अपोजिट रेयर। इन ए गिवन स्पेस द अमाउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन स्पेस इज नोन एज द डेंसिटी। और जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी गैस क्या होगी, रेयर होगी। तो जितनी गैस रेयर होगी मतलब रेयरिफाइड गैस फील्ड्स में क्या होगा, मीन फ्री पाथ जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नड्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से बड़ी आएगी और वहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को वैलिड नहीं मान सकते। सो द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल्स इन केस ऑफ रेयरिफाइड गैस फील्ड्स और हाई वैक्यूम। तो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम समझ में आया होगा, नड्सन नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अभी हम बस इतना ही करेंगे। आज हमने जाना फ्लूइड्स की डेफिनेशन के बारे में, फ्लूइड्स की डेफिनेशन के बारे में जाना, कोहेजन एडेजन के बारे में जाना, सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच का डिफरेंस हमने जाना, नो स्लिप कंडीशन के बारे में हमने जानकारी ली, फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है वो हमने देखा, स्टैटिक कंडीशन में हमने देखा, डायनेमिक कंडीशन में देखा जहाँ से विस्कोसिटी पिक्चर में आ रही थी। अभी हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर हमने फ्लूइड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में डिफरेंस देखा और उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बारे में जानकारी ली। अब हम आगे डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें कि हमको टोटल मिला करके 8 फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, जो कि हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम मैकेनिकल गेट जोन से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।